अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच। बहुत सारी चीज़ें सेनेट के हवाले से गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से हम तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, कानूनी पहलू भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया जाए जो पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त हालिया सूरत हाल का जो पाकिस्तान को सामना है वो है FATF की ग्रे लिस्ट, जिसकी तलवार पाकिस्तान के सर पर मुसलसल लटक रही है। दो धड़े हैं। एक धड़ा पाकिस्तान के मुस्बत इक़दाम को सराह रहा है, 27 निकात पर बातचीत होगी, 27 निकात का जायज़ा लिया जाएगा। एक धड़ा जो कि यकीनी तौर पर भारतीय लॉबी कहलाता है, वो धड़ा पाकिस्तान को मुश्किलात डालने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर क्या कुछ किया, कैसी अचीवमेंट्स हुई और जो 27 निकात है उस पर कितनी हद तक पाकिस्तान ने सेटिस्फाई कर दिया FATF हुक्काम को, इसका पता 25 फरवरी को चलेगा, जब FATF तमाम तर मामलात के बाद अपनी प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन जारी करेगा और उस पर बात करेगा। तो हमें अंदाज़ा होगा जो वर्चुअल प्लेनरी इजलास है उसका हासिल उसूल क्या है। इसके साथ साथ महंगाई की एक लहर पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से सर उठा रही है। एक बार फिर चीनी की कीमतें बढ़ी और एक बार फिर चीनी 90 को भी क्रॉस कर गई, अब तो 100 पे जा पहुंची है। पेट्रोल पहले ही बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई नवंबर और दिसंबर में, लेकिन जनवरी में वही एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ का शिकार दिखाई दी। क्या मामलात हैं, कैसे आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, जो हालिया इकदाम है गवर्नमेंट के पोस्ट कोविड इकदाम, उसके बाद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। एक पाकिस्तान ने अब तक तिजारती पॉलिसी मुरतब नहीं की। इस गवर्नमेंट को 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। घी की कीमतें अभी हालिया तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर बढ़ी हैं और 40 रुपए तक वो बढ़ गई हैं। ये एक बड़ा ख़तरनाक मरहला है। आम आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बिजली की कीमत हो या फिर गैस की कीमतें और गैस की शॉर्टेज का मामला हो। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर बात करेंगे और आगे चलकर हम इंडस्ट्री के इशूज़ पर भी बात करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब सर FATF से बात स्टार्ट करते हैं, फिर ज़रा महंगाई और दीगर मामलात पे आज आपसे बात होगी। सर एक तलवार कंटिन्यूस लटकी हुई है FATF की, काफ़ी सारी निकात जो थे उस पर पाकिस्तान ने जामे प्लानिंग कर ली, मुरतब कर ली उन चीज़ों को, और फिर पाकिस्तान ने एक कानून बिल के ज़रिए पास कर लिया कौमी असम्बली से। ये पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त है। सर इस वक्त जो इजलास है, इसके बाद जो प्लेनरी इजलास के बाद की सूरत हाल है, क्या देखते हैं सर ग्रे लिस्ट वाले मामले को? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ये इजलास हो रहा है, उसके आखिरी रोज़ ये फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब पिछले अक्टूबर में 27 नुकात में से 21 पर हमने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर दिया था और FATF ने ये तस्लीम किया था और ये कहा था कि 6 नुकात रह गए हैं जिन पर जुज़वी अमल हुआ है, मुकम्मल अमल नहीं हुआ मगर पेशरफ्त हुई है। इस दौरान में मैं रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे इदारों ने, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, SECP भी शामिल है, FIA भी शामिल है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हैं और अवाम भी शामिल हैं, उन्होंने इंतहाई संजीदा कोशिशें की हैं कि उनके मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ात को जो 6 रह गए थे पार्शली, उनको दूर कर दिया जाए, उन पर अमल दरामद कर दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाकर 2020 में कानून साजी की और उस पर अमल दरामद किया। मगर पाकिस्तानी कौम को, हुकूमत को भी अब ये समझना होगा कि FATF में सियासत भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। भारत हमारा एक अज़ली दुश्मन है, वो शुरू से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। उसको मुंह की खानी पड़ी और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकती। असल में भारत अपना फ़ायदा ये उठाना चाह रहा है कि कश्मीर में जो वो दहशत गर्दी कर रहा है और जो आज़ादी की तहरीकें हैं उसको कुचलना चाहता है। तो उसने दुनिया के कुछ अहम ममालिक को, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और यूरोपियन यूनियन के ममालिक भी शामिल हैं, किसी हद तक शायद चीन भी हो और सऊदी अरब है, ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि दुनिया में जो ममालिक जो है, मतलब भारत के लिए कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे तंजीमें मौजूद हैं जो उनके साथ रवाबित रखती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारी अदालतों ने भी फैसले दिए, हमने उनको बैन कर दिया, उनके जो अहम किरदार थे उनको जेल में डाल दिया, हमने उनके असासे जब्त कर लिए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था,
बैंकों में जो लोग जायज़ पैसा जमा कराते हैं उनसे हर किस्म के सवाल किए, और हमने तो ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान इतनी संजीदा है, हमारी स्टेट बैंक इतनी संजीदा है कि हमने ये कोशिश की कि उनकी तमाम शिकायत दूर कर दी जाए, निकात पर अमल दरामद कर लिया जाए, चाहे उससे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी ना हो, जो दुनिया में इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसे भी फैसले कर लिए जिससे हमारी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमने ऐसे भी फैसले कर लिए कि जो लोग बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं वो उनसे इतने सवाल किए कि वो कहते हैं मैं कोई चोर या मुजरिम हूँ। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये जो इजलास के बाद फैसला होगा उसमें पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि अभी अमल दरामद में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए गालिबन जून 2020 तक। ये कोशिश भी हो सकती है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसका वाइस चेयरमैन भारत है उसको ये कहा जाए कि एक दौरा करके पाकिस्तान में आके ज़रा देख तो लें कि जो ये दावे कर रहे हैं उस पर कितना अमल दरामद हुआ। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सियासत हो रही है, आपको पता है कि फ्रांस जो एक बड़ा अहम मुल्क है वो तौहीन रिसालत के मामले पर हमसे नाराज़ है और हमने एक स्टैंड लिया, हमें परवाह नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ की जाए, कौम की तारीफ़ की जाए, इदारों की तारीफ़ की जाए, और अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक इतना ताकतवर और बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। अगर वो इसको एक मरतबा फिर एक्सटेंड करते हैं तो ना हम अपनी हुकूमत को बुरा भला कहें, ना हमारी मईशत को कोई नुकसान होगा। आप ये देखेंगे कि IMF के कर्जे भी हमें मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्जे भी मिल रहे हैं, मेरे मुल्क में सरमायाकारी भी हो रही है, मेरे मुल्क से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है, बाहर से तरसीलात भी आ रही हैं। तो अगर ये शौक़ भारत के दबाव में भारत को खुश करने के लिए, चूँकि एक बड़ी क़ुव्वत है और पाकिस्तान जौहरी क़ुव्वत है, उसके इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो ना अपोजिशन को चाहिए कोई फ़ायदा उससे उठाए और हुकूमत को क्रिटिसाइज करे, बल्कि इसको खुश दिली से सर आपने एक बड़ी डिटेल इस पे बात कर दी है शाहिद हसन साहब। मेरा अपना कहना यह था कि फ्रांस जी कहिए, फ्रांस जैसा मुल्क हमसे अगर नाराज है, फ्रांस का सदर हमसे नाराज है, तो हमें सोचना चाहिए चीन जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है उसको सेंकियांग प्रोविंस में जहादी तंजीमों से का सामना है, तो वो भी पाकिस्तान को डू मोर दबे लफ्जों में कह रहा है। लेकिन मगर सर चाइना के साथ साथ मैं जरा चाहूंगा इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन मईशत का दारोमदार भी मनी लॉन्ड्रिंग पर है बहुत ज्यादा, और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के सबूत तो EU डिसइंफो लैब से बड़े जाहिर हो रहे हैं कि दुनिया भर के खिलाफ भारत जो कर रहा है, हमें इस पर कितना वर्कआउट करना चाहिए। मैं जरा आपसे इस पर भी बात करता हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मारूफ सनअतकार, माहिर मौशियात हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मिर्जा साहब FATF वाला मामला जिस पर बात हो रही है, 25 फरवरी को मामला सामने आ जाएंगे, क्या समझते हैं सर? काफ़ी सारे इकदाम उठाए पाकिस्तान ने, काफ़ी निकात पर बात हो गई, 27 में से 21 निकात का जिक्र अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी किया कि उस पर बेहतरी हो गई। आप क्या समझते हैं सर, मजीद जून तक ग्रे लिस्ट का दबाव रहेगा या फिर इस बार पाकिस्तान इससे क्लियर हो जाएगा? देखिए, आज के तमाम अखबारों में जो हेडलाइन है वो यह है कि अगर मेरिट पे और बगैर किसी असर रसूख के फैसला हो तो हमें FATF में ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक, हमने 21 जो थे नुकात उस पर तो पूरा अमल कर लिया है, और बाकी 6 पे भी हमने जो लेजिस्लेशन में तब्दीली थी, जो कानून में तब्दीलियां करनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैंकिंग लॉज में और दूसरे जो मुतल्लका इदारे हैं उनमें कानूनी तब्दीलियां भी हमने करी हैं। तो हमारी इंटेंशन भी और हमारी डीड भी, जो अमल जिसको कहते हैं, उसमें बड़े वाज़े एक मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि पाकिस्तान उनके साथ न सिर्फ ताउन कर रहा है बल्कि हमने अमली इक़दाम भी उठाए हैं उन तमाम क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें दिए गए थे FATF की तरफ से, और उसमें अपनी प्रोग्रेस भी हमने बताई है और उन्होंने अपने तौर पे भी उन तमाम को चेक भी किया है। अब अगर फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हैं तो ये इसको सियासी असरसूख है, लेकिन हमारी हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, कानून को खास तौर से जो तब्दीलियां कराई गई अपोजिशन के, सख्त अपोजिशन के होते हुए, वो बड़ी क्रेडिबल बात है, एक बहुत बड़ी अमली इक़दाम है जो हुकूमत ने करके अपनी इंटेंशन दिखाई है। तो मैं नहीं समझता कि FATF में हम कोई वीकर विकेट के ऊपर है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन ने हमें हमेशा
FATF में हमारे इक़दाम को सपोर्ट किया है। चीन ने इस बार भी इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेगा। अमेरिका को भी हमने अपने तमाम तफसीली डिटेल्स दी हैं और मैं ये समझता हूँ कि मेरिट के ऊपर अगर इस बार फैसला होगा 25 तारीख को, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाल देना चाहिए और भले वो मॉनिटरिंग पीरियड रख लें जिसमें वो हमारे इक़दाम को देख सकें कि उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं है। लेकिन FATF पे we have done what was expected from us। अच्छा मिर्जा साहब, एक चीज़ और, हम इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, अगर हम दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकथाम की बात करें, इन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से काम किया है। दूसरी तरफ अगर मैं ज़रा भारत का जिक्र करूं, जहां भारत बहुत ज़्यादा लॉबिंग करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, भारत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट मुश्किलात खड़ी करता है अपनी लॉबिंग की वजह से, पैसे के बलबूते की वजह से, तो चाहे FATF हो या फिर एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसका जिक्र शाहिद हसन साहब ने किया, इन दोनों में भारत बैठा हुआ है। तो क्या इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के जो सिफारती सतह है उस पर पाकिस्तान ने बेहतर काम कर लिया या मजीद उस पर काम करने की ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल था आपका। हमने FATF पे डायरेक्ट FATF के साथ तो जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, जो उन्हें आगाही दी है, जो हमने अपने तौर पे इक़दाम करे हैं, जो कानून में तब्दीलियां की हैं मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, वो तो बताई हैं। इसमें हमने जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो अपने दोस्तों को और जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनको भी हमने जो अलहदा से मिलकर बताना चाहिए था, चाहे उसके लिए हमारी यहाँ की टीम जाती या वहाँ हमारे मिशन जो थे वो वहाँ पे मुतलका लोगों को बताते, उसमें हमने इतना ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। और इंडिया की जो एक मुहिम होती है जिसमें वो हमें बदनाम करता है, वो उसकी अपनी तरफ जारी है, वो उसने उसकी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम इस मरहले में हैं कि क्योंकि हमने वो तमाम इक़दाम कर चुके हैं जो FATF की तरफ से कहे गए थे और उन कवानीन में अपने तब्दीलियां, हम लेजिस्लेशन में तब्दीलियां लेकर आए हैं, हमें बिल्कुल फख्रियत हम बता सकते हैं अपने दोस्त ममालिक को, दीगर ममालिक को, कि पाकिस्तान में ने ताउन किया है और हमारे अपने एंड पे मुल्क में अब मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग की तमाम राहें जो हैं वो मजदूद हो चुकी हैं, वो बंद की जा चुकी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, मैं ज़रा ब्रेक से वापस आऊँगा तो हम इस पर भी बात करके देखेंगे। दोनों एक्सपर्ट हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं कि अब सिफारतकारी के नई जहतें खुल चुकी हैं, अब सिफारतकारी एक नए तरीके और नए मोड़ इख्तियार कर चुकी है जिसमें इकनॉमिक रिलेटेड सिफारतकारी बहुत इंपॉर्टेंट असरअंदाज हो रही है, जो कि हमारा पड़ोसी और हमारा दुश्मन मुल्क भारत हमेशा से पाकिस्तान को किसी न किसी तौर पर टीज करने के लिए करता है। अब तो भारत दहशत गर्दी में माली मुआवनत कर रहा है, ये सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गए। पाकिस्तान ने डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जमा करवा दिए। अब पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ के क्या करने की ज़रूरत है? जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, 313 प्रोडक्ट्स का मुआहदा चाइना के साथ हुआ फ्री ट्रेड के लिए, उस पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना चाहिए? CPEC हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मजीद होना चाहिए? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ज़रा चाह रहा था कि इस पर बात कर लें, तो दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात और मारूफ सनतकार माहिर माशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सर दो चीज़ें, एक सिफारतकारी अब बिल्कुल नई जहतें अपना चुकी, एक नया मोड़ ले लिया पूरी दुनिया ने, और वो अब इकनॉमिक सिफारतकारी की ज़िम्रे में, इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ज़िम्रे में आ रहा है। दो चीज़ें, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड डिप्लोमेसी बहुत पॉपुलर हो रही है, एक इकनॉमिक। ये बताइएगा क्या हमने इस पर वर्कआउट किया है सर आपकी नज़र में? आप ज़ाहिर है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मईशत पे। देखिए, मैं आपसे बर्स कर दूं कि इस वक्त हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि भारत की कुछ बैंक्स हुकूमत हिंद मोदी की सरपरस्ती में टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। काफ़ी इसके सबूत मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी जिस पर हमने एक्शन लिया गया है, वो काले धन को सफ़ेद करना था। लेकिन भारत में
मोदी जैसे शख्स की सरकर्दगी में भारतीय बैंक्स जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए हैं। वो आज़ादी की जो तहरीक है जिसको दुनिया तस्लीम करती है, कश्मीर में कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है, उसको क्रश करने के लिए है। तो हमने इस नुक्ते को हमारी वजारत खारजा ने, हमारे जो सफ़ीर हजरात आम ममालिक में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक में हैं, चीन में, उनको इस मसले को उठाना चाहिए था कि भारत किस किस्म की दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उसको हमें मुतालबा करना चाहिए था कि भारत को पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाए और उसके इस मनफी किरदार की वजह से एशिया पैसिफिक ग्रुप की वाइस चेयरमैन से उसको हटाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान में पीडीएम चल रहा है, अपोजिशन चल रही है, तो हमारे वजीर खारजा भी उसमें कूद पड़े और वो भी पीडीएम के खिलाफ तकरीरें करने लगे। उनको चाहिए था कि पूरी तवज्जो इस मामले पर देते। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, देखिए हुसैन हक्कानी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। सारी पाकिस्तान को पता है कि वो बड़े अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, इस मसले पर भी बात कर रहा है। लेकिन किसने उसको अपॉइंट किया था? अब से 10 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ही थे जिन्होंने कि उसको सफ़ीर बनवाया था। आज वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने खुद सख्त एक्शन नहीं लिए हैं। भारत के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, भारतीय बैंकों के खिलाफ सबूत सर मौजूद हमने हैं। डोजियर भी जमा करवाए हैं दहशतगर्दी के। कुलभूषण यादव जीता जागता सबूत है। जाहिर है कि वो यहाँ दहशतगर्दी कर रहा था, उसके नेटवर्क थे जिनको पकड़ा जा रहा है, पकड़ा गया है। तो हमारे पास तो दहशतगर्दी के बड़े ठोस सबूत है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है माली मुआवनत की, जो भारत के आरएसएस के गुंडों के लिए वहाँ की गवर्नमेंट पैसे दे रही है मुसलमानों और अकलियतों को मारने के लिए। उसकी वीडियोज, वो तमाम तर चीज़ें सबके सामने हैं। शाहिद साहब नहीं, मैंने तो इससे आगे बात की है। मैंने तो इससे आगे बढ़ के बात की है कि भारत की बैंक्स मोदी की सरपरस्ती में, हुकूमत भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हैं, दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं ताकि आज़ादी की तहरीकें दबाई जा सके। मैंने तो उससे आगे बढ़ के इल्ज़ाम लगाया है कि वो इल्ज़ाम दुनिया के सामने भी तो लाए कि मोदी क्या कर रहा है, उन भारतीय बैंकों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। मैं तो यहां तक आपसे बात कर रहा हूं ना कि हमें ये करना चाहिए था, लेकिन हमने ये आवाज़ नहीं उठाई। हम अपने अंदरूनी झगड़ों में लग गए। मगर मेरा कहना यह था कि मेरे मुल्क में तो ये सोच हमारी हुकूमत की है, हमारी स्टेट बैंक की है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की है कि मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को नुकसान होता है। हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया, FATF कहे या नहीं कहे। अगर मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा टेररिज्म का नुकसान हमें हुआ है तो सबसे ज्यादा टेररिज्म। मैं जरा इस पर एक राय मिर्जा साहब की भी ले लेता हूँ। शाहिद साहब, मिर्जा साहब इसी पर थोड़ी सी राय आपकी भी चाहिए कि जब हम देखते हैं भारत टेरर फाइनेंसिंग और उनके बैंक्स जो हैं वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हैं, वो सब जानते हैं। अब तो वो चीज़ें सामने, EU डिसइंफो लैब ने तो बहुत कुछ खोल के रख दिया। उससे पहले भी हमारे पास बहुत चीज़ें थी, फिर हमने डोजियर जमा करवाए। तो सर ज़रा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, आप ज़रा ये भी बताएं कि सिफारतकारी की जो ये नई जहतें हैं, क्यों नहीं हम ये जल्दी अपनाने की कोशिश करते? फिर मैं ज़रा उस पर भी आऊँगा जो चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर हमने क्या कर लिया, हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं 313 जो हम बेच सकते हैं। मिर्जा साहब, पहली चीज तो यह है कि देखिए पहले मरहले में हमने वो तमाम चीजें जो हमें कही गई थी 27 नुकात अमल दरामद करा और उनको हमने कंफर्म करा, कानूनी तरामीम कर ली हमने। मरहले में हमें चाहिए था कि हमारे मुल्क में जो सफीर हैं बड़े बड़े ममालिक के, उसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, UK भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, अमेरिका भी है, इन तमाम एम्बेसडर्स को हम अपने इक़दामात के बारे में अप्रेज करते और उनको बतलाते कि कानून में जो तब्दीली की गई और उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस रोक दी गई है, दहशतगर्द फाइनेंसिंग की अब कोई रास्ता नहीं बचा। और उसके बाद तीसरे मरहले पे अब हमने आना था कि इंडिया ने, देखें बलूचिस्तान में इंडिया ने जिस तरह से दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ आके पाकिस्तान में जो हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात वहां से बहुत बड़े हैं। बलूचिस्तान में उन्होंने इतने सारे कॉन्सुलेट बनाए हुए हैं जबकि उनके न कमर्शियल और न डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उसको जस्टिफाई करते हैं। वो पूरा का पूरा दहशतगर्दी का एक चैनल है जो वहां से चला रहे हैं और पकड़े गए हैं लोग
उस सामने भी लाए गए हैं। बिल्कुल जबरदस्त। इसके अच्छा साथ साथ मिर्जा साहब जो अभी आपने सारी कश्मीर चीजें में पॉइंट आउट की हैं, मिर्जा साहब जो अभी आपने सारी चीजें पॉइंट आउट की है, मैं इसी पर आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। सर क्या ये मुश्किल है कि दुनिया को बावर करवा रहे थे, हम एफएटीएफ में क्यों नहीं जाते इस मामले को लेकर के भाई ये देखो ये क्या कर रहा है इंडिया? मिर्जा साहब देखिए, मैं हमेशा अपने कॉलमों में भी लिखता हूं और आज के आपके प्रोग्राम में भी ये कहूंगा, अब एक इशू के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको इख्तियार करनी पड़ती है उसको एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए। आपने एफएटीएफ में कानूनी तौर पे तो उनकी जो नुकात थे उन पे अमल दरामद करने के लिए तमाम तब्दीलियां कर ली हैं, लेकिन उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं जिसमें डिप्लोमेटिक भी आपको सपोर्ट चाहिए, वही वो लोग हैं जो वहां पे आवाज उठा सकें और कह सकें जी हाँ पाकिस्तान ने हमें अप्रेस किया है, हम उनके इक़दाम से मुतमईन हैं, हम उनकी जो कानूनी तरामीम की गई हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अब पाकिस्तान में 10,000 कैश मनी जो है वो पाकिस्तान में अब कैरी कोई नहीं कर सकता। डॉलर जो है जो अफगानिस्तान जाते थे आते थे वो बंद हो गए स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक, और बहुत सारी ऐसी कवानीन हैं जो पहले हमारे कानून के साथ थे जिनको तब्दील करके आप बंद कर दिया गया। ये बताएं, और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी आपने इसमें कामयाबी हासिल करनी है, सिफारती सतह के ऊपर भी आपने इस पर कामयाबी हासिल करनी है, फिर जाके इसका इम्पैक्ट होता है कि आप जब एफएटीएफ में अपना केस पेश कर रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों की या दीगर ममालिक की जो दोस्त नहीं भी हैं कम से कम मुखालफत नहीं मिलती। मिर्जा साहब लाजमी है कि जाहिर है लॉबिंग के बगैर आप अपना केस मजबूत तरीके से पुट नहीं कर सकते, ये एक बिल्कुल डेफिनेट बात है। मैं अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं सर, आईएमएफ वाले मामले पर भी थोड़ी बात करके देखें। शाहिद साहब आईएमएफ के प्रोग्राम में हम फिर जा रहे हैं सर, क्या नई कोई टैक्सेस लग जाएंगे, बिजली फिर महंगी हो जाएगी, सब्सिडीज कहाँ कहाँ खत्म हो जाएंगी, क्या देख रहे हैं सर? ये आपने मुझसे पूछा है? जी सर। मैं सवाल आपका सुन नहीं सका, आवाज क्लियर नहीं थी। सर मैं दोबारा कर देता हूँ, आईएमएफ के हवाले से पूछ रहा हूँ कि आईएमएफ के प्रोग्राम में फिर जा रहे हैं, अब एक और ट्रांश आएगी, लेकिन उसके बाद या उससे पहले क्या कोई नई पाबंदियां, कोई टैक्सेस, कोई सब्सिडीज का खात्मा, कोई बोझ आवाम पर मजीद पड़ने जा रहा है? जी बिलाशुबा। देखिए बात ये थी कि इससे पहले अगर मैं आपसे बताऊं कि आईएमएफ के प्रोग्राम से हमेशा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, 1988 से आज तक देख लें आप, इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। इसीलिए जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते थे मजबूरी की हालत में जा रहे हैं। अब एक साल से आईएमएफ का प्रोग्राम मुअत्तल था क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद नहीं किया था। अब ये रिज्यूम करने के बाद हुकूमत और स्टेट बैंक कह रही कि जी हम खुशखबरी सुना रहे हैं। ये कोई खुशखबरी नहीं है। आईएमएफ ने अपने दांत तेज कर लिए हैं। उन्होंने फरवरी के बाद से अब तक जो है हमारे प्रोग्राम को मुअत्तल रखा था। अब उन्होंने बड़े बड़े इश्यूज उठाए हैं, कुछ में वजन भी है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि जी आपका जो सर्कुलर डेट था जो हम 2009 से वायदा कर रहे हैं कि आप उसको ख़त्म करें, तो ये 2000 जिस वक्त ये हुकूमत आई थी 2018 में तो 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था जो अब 2400 अरब पर पहुंच गया है। तो 1200 अरब तो यही है। फिर आपके कर्जे बेतहाशा बढ़े हैं, हमारी टैक्सों की वसूली गिरी है, हमारा बजट खसारा बढ़ गया है और हुकूमत हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था कि हम इख्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लेकर आएंगे जो कि पाकिस्तान की फलाह का जामिन था, लेकिन हमारी पार्लियामेंट तो क्या कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। फिर उसमें यह कहा था कि हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है, हम इसमें इस्लाहात लाएंगे, लाइन लॉसेस कम करेंगे। अब 2.5 साल तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि आप इसका प्लान दें कि सर्कुलर डेट को कैसे कम करेंगे, आप सब्सिडीज विड्रॉ करें, आप बिजली और पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं और कुछ ना कुछ अमली तौर पे देखेंगे। अच्छा सर ये बताएं शाहिद साहब, पेट्रोलियम लेवी तो पहले ही बहुत ज्यादा है, कितनी और बढ़ा देंगे? मैं जरा मिर्जा साहब से भी इस पे बात। मिर्जा साहब सर आईएमएफ प्रोग्राम उसकी तलवार, अभी थोड़ी दिन पहले हमने पेंशन वाले मामले पर भी एक बयान सुन लिया था, तो इसका मतलब ये है कि काफी सारी जगहों पर तलवार चलेगी। देखिए आईएमएफ के प्रोग्राम में जो हम गए थे, मैं शायद भाई से एग्री करूंगा कि खुशखबरी तो नहीं है,
मजबूरी है, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के बाद जब उसके प्रोग्राम में आप आ जाते हैं तो वो फिस्कल डिसिप्लिन कैम्बिट में आ जाते हैं, जो दूसरे डोनर्स एजेंसीज जो हैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और एक तरह की ग्रीन चिट मिल जाती है कि भाई हम इन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, ये हदायत हासिल कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी जो सेटिस्फैक्ट्री है वगैरह वगैरह। लेकिन आईएमएफ की प्री रिक्विजिट है जो है, उन्होंने पहले तो कहा कि $200 बिलियन के इजाफी रेवेन्यू आप लें। हालांकि हमारे रेवेन्यू बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन है, बिहार ने अपने टारगेट सरपास किए और सालाना भी इंशाल्लाह जो उनका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा तकरीबन 5,000 अरब रुपए का। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी 6,000 अरब 6,900 अरब की जो है वो बात कर रहे हैं, सॉरी 6,000 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ है जो कोविड में मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल बड़ा चैलेंज होगा। फिर उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें वापडा है, जिसमें स्टील है और पीआई है, ये आपने प्राइवेटाइजेशन का वादा किया था, तो इनको आपने गुड मनी फॉर बैड मनी हर साल 1,000 अरब रुपए आप झोंक रहे हैं कौमी खजाने से निकाल के उन अदारों में जिनकी चिमनी में धुआं भी नहीं निकलता। वो एक कंसर्न है उनका बड़ा। फिर सर्कुलर डेट का जैसे शाहिद भाई ने कहा है कि 1200 से ये 2,400 अरब रुपए हो गए, और सर्कुलर डेट जब आता है तो पहला फिर उनके जहन में कि जी कीमतें बढ़ाई। कीमतें बढ़ने के माने गरीब आदमी की जो कमर पहली टूटी हुई है, निर्ख हमारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बिजली के, तो ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उनकी बाई एनुअल जो है जो रिव्यू बाकी है उसमें और ये सब चीजें डाल के 31 मार्च को उनके बोर्ड की मीटिंग है जिसमें $500 मिलियन की ये किस्त उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को सैंक्शन कर देंगे, डिसबर्स कर देंगे। तो आप अगर आईएमएफ का प्रोग्राम देखें तो आईएमएफ में हमारा टोटल 3.34 बिलियन हम ले चुके हैं, जिसमें 1.4 बिलियन रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की मद में लिया है इमरजेंसी की शक्ल में, और 1.94 EFF जो उनका रेगुलर प्रोग्राम है उसकी मद में लिया है। तो हमें अब उनका 4.5 बिलियन का जो एक पैकेज है, जिसमें मैं ये समझता हूँ हमें इसलिए जरूरी है कि एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी प्रेशर है, दूसरे डोनर एजेंसी अगर आईएमएफ आपको अपने प्रोग्राम से निकाल देता है या आपको ये कहता है कि आप क्वालिफाई नहीं करते, आपने हदायत हासिल नहीं किए, आपकी माशी कारकर्दगी जो है वो काबिल इत्मीनान नहीं है, तो ये आपकी दूसरी चीजों पे बड़ा असर डालेगा। जी, दीगर फंडिंग जो कि वर्ल्ड बैंक से हो रही है, जो एशिया बैंक से हो रही है, वहाँ इस प्रोग्राम में इस्लाम कर ली है, आपने एमनेस्टी दे दी है, कंस्ट्रक्शन का पैकेज दे दिया है, और दूसरी चीजें जो करनी थी हमने कर ली, क्योंकि आईएमएफ में होने के बाद ये सब चीजें आप नहीं कर सकते थे, और हमने कोविड का सहारा लेके हमने अपनी माशी ग्रोथ को, वो कह रहे हैं 2.5% जीडीपी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, पहले उन्हीं आईएमएफ का जो था हमारा 1 और 1.5% का जीडीपी ग्रोथ का था, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी अब ज्यादा है और बढ़ रही है, और जो पूरा करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज होगा। ठीक है शाहिद हसन साहब, जीडीपी ग्रोथ बड़ा चैलेंज है। जीडीपी ग्रोथ हमारे लिए इसलिए बड़ा चैलेंज है चूंकि अभी अशिया ज़रूरिया जो हम खुद दुनिया को भी देते थे, मैं उन अजनास की बात कर रहा हूँ जिसमें गंदम है, चीनी है, हमारे फल हैं, और फिर जो ज़रूरी अजनास की बात कर रहा हूँ वो दुनिया को देते थे, अब हम दुनिया से वापस मंगवा रहे हैं वो। तो हमारे तो खाने पीने की अशिया का बजट अलग, इम्पोर्ट बिल जिसे कह लूँ मैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है, ये बड़ा मामला है सर। और फिर चीनी अभी फिर मंगवा रहे हैं, और 100 रुपये वो वैसे 100 रुपये किलो हो गई है। देखिए आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है उसका बुनियादी नुक्ता है कि आप मईशत को इस्तेहकाम दें, यानी शरह नमो को सुस्त कर दें। ये 1988 से ये ड्रामा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं रहेगा, जबकि भारत का जो प्रोजेक्शन है वो कोई 8% के करीब है। तो अगर 1.5% रहता है खुदा न खास्ता, तो गुर्बत भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। इसमें हुकूमत की पॉलिसियों के अलावा आईएमएफ की तबाहकुन शराइत जो अमेरिका और इस्तेमारी ताकतों के इशारे पर लगा रहे हैं। पहले मैं आपसे ये बता दूं कि अगर ये तहरीक इंसाफ अपने जो 14 नुकाती हिकमत अमली थी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, उस पर अमल करते तो आज हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी।
आपने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला पेट्रोलियम लेवी का, जरा सा मैं आपको बता दूं। पेट्रोलियम लेवी का उर्दू तर्जुमा जो मैंने किया है वो है किया भत्ता, यानी पाकिस्तान की हुकूमत अपनी कौम से भत्ता ले रही है। किस बात का पेट्रोलियम लेवी? 2018 में 180 अरब रुपए का भत्ता लिया गया था पेट्रोलियम लेवी में, और इस साल जो हमारा बजट तहरीक इंसाफ का है उसमें 450 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा गया है, और इसमें सूबों को भी हिस्सा नहीं मिलता। होता यह है कि आपने जब टैक्सों की चोरी होने देते हैं, आप टैक्स एमनेस्टी लेकर आते हैं, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते और ताकतवर तबकों को एग्जेम्पशंस देते हैं टैक्सों में। हुकूमत ने कोई 2400 अरब रुपए की एक्सटेंशन दी, एग्जेम्पशंस दी हैं, छूट दी हैं 2 वर्षों में। तो हम फिर पेट्रोलियम लेवी जो किसी वक्त जो है अब से कुछ अरसे पहले 10 रुपए लीटर था, अब उसको हम 25 रुपए लीटर पर ले गए हैं और शायद 30 रुपए लीटर तक ले जाएंगे। जीएसटी जो पहले 0.5% एंड अबव था, अब वो 17% पर चला गया है। तो अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत को टैक्स चोरी का जरिया बना लिया है तो फिर आपके जो है सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, शरह नमो सुस्त होगी, बरामदात नहीं बढ़ेगी। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शायद साहब एक ब्रेक लेता हूं मैं ज़रा, इख्तियार बेग साहब हैं तो इसका फ़ायदा ही उठा लेते हैं उनसे। ज़रा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग और फिर जो छोटी सनतें हैं उसकी क्या सूरत हाल है? चूँकि हम सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और टेक्सटाइल से हट के दूसरी सनत पर क्या हालात हैं और क्या असरात हैं उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात चल निकली थी सनद, लेवी ड्यूटी और टैक्सेस के हवाले से, तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, शाहिद साहब जो फरमा रहे थे, पहले ज़रा मैं आपसे 2 चीज़ें। सर, लेवी ड्यूटी जब बहुत ज़्यादा भरमार हो तो यकीनन जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हो तो लेवी ड्यूटी कम कर दें, उससे ये होगा कि आपके जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो किसी तरह बैलेंस हो जाएंगी। आवाम पर पहली बड़ा बोझ है कोविड के बाद से, एक तो नौकरियां नहीं हैं, फिर रोज़गार के मौके नहीं हैं, कारोबार बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, बिजली हमारी बहुत ज़्यादा महंगी है, गैस हमारी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो सर ज़रा ये, और फिर इसके साथ साथ जो सनतें हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाली, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। सिर्फ एक टेक्सटाइल की बुनियाद पर तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ये बदकिस्मती है हमारी कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुकूमत उसको कंसीडर करती है, यानी पेट्रोलियम प्राइसेस से रेवेन्यू का हसूल। यहीं पे मैं इख्तलाफ करता हूँ। पेट्रोलियम प्राइसेस कैन नॉट बी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आपने देखा कि जब कीमतें कम शुरू होनी तो उन्होंने कीमतें तो कम करी, लेकिन साथ साथ जीएसटी बढ़ाते गए। 17% कर लिया, फिर 25% कर दिया, फिर 28% कर दिया। तो कीमतों में जो कमी आपने पास ऑन की एक कंज्यूमर को, वो आपने सेल टैक्स की शरह बढ़ा के दोबारा आपने हासिल कर ली और वो रेवेन्यू की शक्ल में आपने एक शक्कर को दे दी। और उससे पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का कोई फायदा सार्फिन को नहीं हुआ, बल्कि अब जब बढ़े तो फिर वो पिंच जो हिट है वो एक आम आदमी को पड़ी है, क्योंकि आपने लीवेज वही रखी। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि पेट्रोलियम मसनूआत कैन नॉट बी सोर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। उसको तो आपने इंटरनेशनल प्राइसेस को लेके चलना चाहिए। बढ़े तो बिल्कुल बढ़ाए, कम हो तो उसी प्रोपोर्शन में आपको कम करें। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां तक वो टेक्सटाइल का आपने सवाल किया था, कल अखबार में 20 कंपनियों के नाम छाए हुए हैं जो टॉप एक्सपोर्टर हैं, जिसमें से 19 या 18 टेक्सटाइल है। जी हाँ। और उसमें भी मेजोरिटी डेनिम की जो मेरी फील्ड है टेक्सटाइल की, उसकी है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही अब तक, उसमें एक सिर्फ प्राइस की थी, गरीब सन्स वगैरह, बाकी सब जो है वो टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक रखती। तो इस शोबे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल हमने दूसरे शोबों को भी सपोर्ट करना है, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करना है। और जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो फिर भले आप टेक्सटाइल की तरफ से हाथ हटा लें या कम कर दें हाथ को, लेकिन अभी तो आपका कमाऊ पूत जिसको कहते हैं, या ब्लू आइड बॉय जो है, वो 20 कंपनियां टॉप एक्सपोर्टर्स में 19 जो है वो टेक्सटाइल की हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि हमें
इस पे ये कोई ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि रातों रात को दूसरा सेक्टर जो है डेवलप हो। लेकिन हमें अफसोस जिस बात का है टेक्सटाइल के साथ, मैं जोड़ूंगा इस बात को, वो ये है कि कॉटन की एक्सपोर्ट 30 सालों में इस साल सबसे कम हुई है। 13 मिलियन बेल की कॉटन की एक्सपोर्ट सर उसकी इंपोर्ट करानी पड़ रही है, वो मंगवानी पड़ेंगी धागा बनाने के लिए आपको कॉटन भी बाहर से। मिर्जा साहब, अब आप बताएं कि कॉटन रॉ मटेरियल है आपके टेक्सटाइल का, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे 15% वो महंगा हो जाता है, इन्वेंट्री उसकी आपको रखनी पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज आपको 2 बिलियन से 2.5 बिलियन सालाना खर्च करना पड़ेगा उस कॉटन को मंगाने के लिए। इंडिया से ट्रेड अब बंद हो गई है तो वाघा बॉर्डर से ट्रक नहीं आएगा, अब ब्राजील से और सेंट्रल एशियन से कॉटन मंगानी पड़ रही है जो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं कि खुदारा एग्रीकल्चर को देखें, वो हाथ से निकलती जा रही है। पाकिस्तान एक ज़राई इंसनती मुल्क था, बाबा कौम ने इसका ख्वाब एक ज़राई सनती पाकिस्तान देखा था, और सनत में जो चीज आपको चाहिए वो ज़राअत से मिलेगी, कॉटन, कपास, और उस कपास को आप देख रहे हैं कि गलत बीज, जाली पेस्टिसाइड्स, ठीक, मैं जरा शाहिद साहब एक बड़े आम फहम सा, जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आम फहम सा सवाल है कि हम में मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से कॉटन की फसल की पैदावार मुसलसल गिरती चली जा रही है। 5.5 मिलियन बेल 30 सालों में लोएस्ट है, इतना कभी कम नहीं हुआ। अच्छा सर, ये आपकी बात दुरुस्त है कि गन्ने की फसल की तरफ काश्तकार जो हैं वो ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं बनिस्बत दीगर फसलों के। शाहिद हसन साहब, इसमें तो फिर हमें गंदम के लिए जो 8वां बड़ा मुल्क कहलाता था पाकिस्तान, हम वहाँ भी रह जाएंगे। आलू, टमाटर, हमारा फल जो आम पूरी दुनिया में खाया जाता वहाँ भी रह जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या सर अगर एक ही फसल की जानिब राग़िब होंगे? और गन्ने के काश्तकार भी रो रहे हैं, वो कहते हैं कि जो चीनी इंडस्ट्री माफिया है वो हमें उसके पैसे ही नहीं देता। देखिए, इख्तियार बेग साहब ने कुछ अहम नुकात उठाए हैं। अब जो आपने बातें की हैं, मैं बुनियादी बात ये बता दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो माशी उसूलों पर मबनी नहीं हैं, बल्कि ताकतवर तबकों के दबाव पर, जिनको आप अशराफिया कह लें या माफिया कह लें, वो हम बनाई जाती हैं, और वो जो हैं परमानेंट पॉलिसियाँ नहीं हैं। अब इस दौरान में आप देखें कि जुलाई से अब तक 16.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई, जिसकी वजह से मईशत पर मुस्बित असरात पड़ा और बरामदात नीचे चले गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि तरसीलात जो हैं वो ज़्यादा हों और बरामदात नीचे चली जाएं। बरामदात से रोज़गार मिलता है, ग्रोथ होती है, और आप तरसीलात को, मईशत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए इस्तेमाल। वो सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने के लिए हो सकते हैं। जाहिर है वो जिसने भेजे हैं वो उसके घर ही जाएंगे पैसे। नहीं, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, उसके घर तो रुपया जाएगा ना। मेरी गुजारिश आप सुन लें, हमने बरामदात गिरने दी हैं, आज भी बरामदात गिरी हैं, उसको पूरा करने के लिए तरसीलात आ रही हैं। उसमें 111(4) सबसेक्शन है इनकम टैक्स का, जिसमें कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बरामदात हमारी कुछ अर्से पहले 4 गुना होती थी रेमिटेंसेस से, आज रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर को आपने निगलेक्ट कर दिया। टेक्सटाइल में जो बेहतरी आपको नजर आ रही है उसमें मगरब की मार्केटें बंद हैं, आपने बहुत सारे कंसेशंस दे दिए हैं जो अब बरकरार नहीं रहेंगे, तो मईशत को इतनी कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बरामदा जो है एग्रीकल्चर को टोटली इग्नोर किया है। ये सूरत हाल रहने वाली नहीं है। आप ये समझें कि इस वक्त तेल की कीमतें कम थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। हमने G20 ने हमें कर्जों में मोहलत दी हुई थी, अब वो पूरा होने का वक्त आ रहा है। तो आप ये देखेंगे IMF अपने दांत तेज कर रहा है। तो ये जो रेमिटेंसेज ये बरकरार नहीं रहेंगी। ये जो 16.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं उसका 48% UAE और सऊदी अरब से आया है। वो इसलिए आया है कि पेंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग बंद हो गई है, तो हमें फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। अगर आप सही मानों में देखें, जुलाई के बाद से इस वबा की वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें गिर गई, हमें कर्जे वापस नहीं करने पड़े। ट्रैवलिंग बंद होने से जो कैश लाया करते थे वो लोग, हमारे भाई UAE से और सऊदी अरब से, अब वो बैंकों के जरिए भेज रहे हैं। उसको आप अपनी कामयाबी ना समझें, आगे की तैयारी करें जब हालात में एक तब्दीली आ जाएगी। मईशत को हमने कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल किया है। इस पैसे को जो 48% आ रहा है रेमिटेंसेस सिर्फ 2 मुल्कों से, जब ये गिरेगी तो क्या हम ये झटका संभाल पाएंगे?
एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें। 12 करोड़ ठीक लोग है, उससे मुंसलिक। मैं जरा एक मिर्जा साहब से भी इस पे, मिर्जा साहब आपने जो बात कही उसी को कुछ आगे भी बढ़ाया शाहिद हसन साहब ने। सर, रेमिटेंसेस पे इन्हिसार और टैक्स कलेक्शन पर इन्हिसार, हम अपने जो रेवेन्यू है उसके लिए एक क्लियर पिक्चर टैक्स को ज़्यादा मानते हैं बनिस्बत इसके कि हम एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार शुरू कर दें। सर, चाइना के साथ मुआहिदा हुआ, क्या कुछ हम वहाँ से हासिल कर पाए? ज़रा आपसे इस पर भी चाहूँगा। जी देखें, चाइना के साथ पहला एफटीए जो हमारा साइन हुआ था फेज 1, उसमें तो हमने अंधे बन के और कोई नेगोशिएशन नहीं की थी और हमने उनको तमाम मराद दे दी थी। उसकी वजह से फिर आपने देखा कि चाइना की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है $14 बिलियन हुई और पाकिस्तान से चाइना एक्सपोर्ट $2 बिलियन हुई और $16 बिलियन का जो है हुई, जिसमें मेजॉरिटी जो सरप्लस था वो चाइना के फेवर में था। उसके बाद जब दूसरा फेज साइन करने के लिए हम जा रहे थे तो हमने शाहिद खान अब्बासी को रोका फेडरेशन पाकिस्तान से कि इसमें तैयारी करें और 313 आइटम्स हमने दिए, उनमें जिसमें टेक्सटाइल भी था, वो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो इसमें शामिल करें ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। और मुझे बड़ी खुशी है कि सेकंड फेज में वो भी हुआ और मजीद भी जो उसमें बहुत सारे एग्जिट क्लॉजेज वगैरह जो पहले हमने नहीं डाला हुआ था वो भी हमने डाले। तो एफटीए में हमें ज्यादातर ममालिक से फायदे नहीं हुए बल्कि उन ममालिक की एक्सपोर्ट बढ़ी है, सिवाय एक श्रीलंका के साथ जिसमें हमने यहाँ से फैब्रिक वगैरह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर मौशियात मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।